दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया गांव। कमलपुरा नामक एक गांव था। कभी इस गांव की आबादी लगभग 7 से 8 हज़ार थी। यह कस्बा काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर करता था। ऐसा माना जाता है कि खुशहाल में किसी की बुरी नज़र लग जाए तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इस गांव के ज़्यादातर खेती किसान करके अपना गुजारा किया करते थे। एक रात किसी नाबालिग बच्ची का बलात्कार हो जाता है। पूरा गांव परेशान हो उठता है और आग बबूला हो जाता है। इसी इतनी नीच हरकत आखिर कौन कर सकता है। पूरा गांव मिलकर उस आरोपी की तलाश में जुट जाते हैं। कैसे न कैसे उस आरोपी का पता चलता है कि वह गांव का ही रहने वाला सदस्य था। वो भागने का प्रयास करता है लेकिन गांव वाले उसे दबोच लेते हैं। उस बच्चे के पड़ोस में रहता था, उसका नाम बाबू राम था। गांव वाले बाबू राम की पिटाई जमकर करते और इतना मारते कि अधमरा कर देते और गांव के बाहर कर देते और चेतावनी देते कि अगर वो गांव में दोबारा दिखाई दिया तो सब मिलकर जान से मार देंगे। बाबू राम अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कमलपुर गांव से बहुत नफरत करने वाले दिल दिमाग में उतार लेता है। बाबू राम शहर चला जाता है। अपनी रोजी रोटी के लिए एक छोटे से ढाबे पर नौकरी करने लगता है, जिससे उसका 2 टाइम की रोटी भी मिल जाया करती थी और कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। ढाबे पर अनेक प्रकार के लोग आया करते थे। बाबू राम सबको खाना खिलाने का काम करता था। एक बार भूत प्रेतों को भगाने वाले बाबा की मुलाकात बाबू राम से हो जाती। बाबा ढाबे पर खाना खाने आया था। बाबू राम बाबा से 2 4 बातें करता है। कहना खिलाते खिलाते बाबा का पता ले लेता है। बाबू राम बाबा से मिलने उसी पते पर बाबा के घर जाता है। बाबा मिल जाते। बाबा अकेला ही रहा करता था। बाबू राम बाबा से मिलता है। बाबा का हालचाल पूछता है। बाबा और बाबू रामू की बहुत देर बातचीत चलती है। वापस बाबू राम ढाबे पर आ जाता है। ऐसे ही बाबू राम बाबा से कई मुलाकातें करता है। बाबा बाबू राम पर भरोसा करने लगता है और अच्छा इंसान समझने लगता है। बाबू राम बाबा का बहुत रात जाग चुका होता है। जब बाबा किसी पीड़ित व्यक्ति का इलाज कर रहा होता है तो बाबा भूत प्रेतों को भगाने वाली किताब का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बाबू राम को पता चल जाता है कि बाबा ऐसी किताब के जरिए भूतों को बुला भी सकता है, वश में भी कर सकता है और भगा भी सकता है। बाबू राम की नज़र उस किताब पर ज़्यादा रहती है कि उसे हासिल कैसे किया जाए, तो अक्सर बाबू राम बाबा के घर आता जाता रहता था। जब बाबा अपने घर नहीं होता तो कई बार गया होता था। बाबू राम इस किताब को चुराने की फिराक में बाबा के घर जाता था, लेकिन बाबू राम सफल नहीं हो पाता था क्योंकि बाबा अपनी किताब को छुपा कर रख कर जाता था। एक दिन बाबा बाहर जा रहा था तो किताब को छुपाते समय बाबा को बाबू राम देख लेता है। बाबा के जाने के बाद बाबू राम किताब को वहाँ से चुरा लेता है, शहर से भाग जाता है। कहीं दूर जाकर दूसरे शहर में रहने लगता है और भूत प्रेत की किताब को पढ़ता रहता है। इस किताब में भूत प्रेतों तथा शैतानों को अपने वश में करने की सभी क्रियाएं पूरे विवरण से लिखी हुई थी। बाबू राम 5 से 6 महीनों में किताब की जानकारी प्राप्त कर लेता है और शैतानों को वश में कर उनसे छोटे मोटे काम करा लेता है। शैतान उनकी बात को मानते और काम भी करते हैं। बाबू राम कमलपुर गांव को उन शैतानों को ख़त्म करने की इरादा से शैतानों को कमलपुरा गांव में भेज देता है। शैतान कमलपुर गांव में पहुंचकर वहां पर अपनी हैवानी दिखाने लगते हैं। कमलपुर पूरे गांव के लोगों के शरीर में घुस जाते हैं। एक एक आदमी को मरने लगते हैं। शैतान आदमी का शरीर वश में कर उसे अपने हाथों से चाकू मार लेना या छत से कूद जाने की वारदातें होने लगती है। बड़ी तादाद में आदमी मरने लगते हैं। इतनी तादाद में आदमी के मरने से गांव के अन्य लोग जो थे वो भी गांव छोड़कर भागने लगते और अपनी जान बचाते हैं। ज़्यादातर लोग मारे जा चुके थे। जो बच गए थे वो लोग थे जो गांव से पलायन कर चुके थे। गांव में पड़ी लाशों को कोई भी अता पता नहीं था क्योंकि वह गांव शैतानी गांव बन चुका था। उस गांव में पड़ी लाशें वहीं पर सड़ जाती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस गांव में दोबारा जा सके। इस तरह कमलपुर गांव एक शैतानी गांव, एक भूतिया गांव बन चुका था। भयानक गुफा। 2 शोधकर्ता जिनका काम ही शोध करना था, वो किसी न किसी चीज़ पर शोध करते थे। एक का नाम कमल, दूसरे का नाम रवि था। कुछ समय से वो दोनों पौराणिक तत्वों पर शोध कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ी जंगलों में शोध करना शुरू कर दिया, जहाँ पर कोई आदमी रहने की दूर वहाँ कोई भटकता भी नहीं था। काफ़ी बड़ा जंगल था। अपनी रक्षा के लिए जो सामान चाहिए था वो साथ ले गए। अपने काम पे लग जाते, खोजबीन करते। 1 महीना गुजर जाता है। बाद में उनकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है जो बहुत पुरानी सी दिखती है।
उनको देखने वो पहुंच जाते। उस समय शाम हो चुकी थी, इस वजह से वो गुफ़ा नहीं घुसते। अगले दिन सुबह उस गुफ़ा पर पहुंचते और अंदर की तरफ बढ़ने लगते और देखते कि उस गुफ़ा में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगते हैं। उस गुफ़ा में इतने मोड़ होते हैं कि वो बाहर जाने का रास्ता तक भूल जाते हैं। गुफ़ा में अंदर की ओर जाने लग जाते। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ कंकाल मिलते हैं। 2-3 कंकाल आगे पड़े होते हैं, कुछ कंकाल जानवर के होते हैं। रवि और कमल दोनों आगे बढ़ते हैं तो अचानक वह चमकदार उड़कर आ जाती है। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। कुछ दूर पर अंधेरे में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोनों वहाँ जाकर देखते हो तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं, यही जो वहाँ पर रो रही है। कुछ देर बाद दूसरी जगह से आवाज़ सुनाई देती है। वे वहाँ पर जाकर देखते हैं, वहाँ उन्हें चुड़ैल का साया दिखाई देता है और वो गायब हो जाता है। दोनों सोचते हैं यह हमारा कोई वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ फिर से आती है। तब जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल उनके सामने खड़ी होती है और उन्हें वो दोनों वहाँ से भगाने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था और चीखने लगते कि कोई हमें बचा ले। इतना डर जाते कि उनकी हालत ख़राब हो जाती। डर के मारे गुफा के कोने में बैठ जाते हैं। फिर अचानक से कमल के शरीर में वो चुड़ैल घुस जाती है और रवि पर हमला कर देती है। रवि को तड़पा तड़पा कर मार देती है और उसके शरीर को खाने लगती है। जब कमल के शरीर से जब बाहर आती है तो कमल को कुछ देर बाद होश आता है। होश आने पर कमल रवि की ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। कुछ दिन बाद कमल की भूख, प्यास और डर से उसकी मौत हो जाती है। भूतिया तालाब। विजयपुर नामक एक गांव था। इस गांव के एक पास बहुत बड़ा तालाब था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह तालाब एक भूतिया तालाब है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग इस तालाब की हकीकत जानते थे कि उन्होंने देखा था कि इस तालाब के पास जाने पर क्या हो सकता है। कई बच्चों की लाशें इस तालाब में मिली। इन लाशों का सर नीचे गड़ा हुआ था और दोनों पैर ऊपर। इस प्रकार की घटनाएं इस तालाब में बहुत हो चुकी थी, तो गांव के लोग अपनों बच्चों को समझाते कि इस तालाब के पास न जाए। जब घटनाएं घटने लगी तो लोगों ने इस तालाब से रात को तो छोड़ो, दिन को भी जाना छोड़ दिया। लोग अक्सर इस तालाब में काम रहता था। पूरा गांव इस तालाब पर शौच के लिए जाता था। जैसे इस तालाब पर अकेले शौच गए आदमी की ज़्यादातर मौत हो जाती, क्योंकि छलावा केवल अकेले आदमी को देखकर उसको अपना शिकार बनाता था। कई बच्चे जो खेलने के लिए तालाब पर जाते, उन बच्चों में से रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती। मौतें सभी एक प्रकार की होती थी, सर नीचे, दोनों पैर ऊपर। ऐसा होने पर गांव के लोग उस तालाब की हकीकत जान चुके थे। गांव के सभी लोगों ने इस तालाब पर शौच के लिए जाना बंद कर दिया और डब्बे में पानी भरकर खेत में शौच के लिए जाया करते। इस प्रक्रिया को अपना तो गांव ये घटना कम होगी, पर किसी की मौत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था। समय बीतता गया। 10 वर्ष हो गए। गांव में सुधार हुआ। पहले सभी घर कच्चे बने तो अब इस गांव में हर किसी के पास अपना पक्का मकान था। ज़्यादा लोग शिक्षित थे, सभी के पास शौचालय थे, तो उन गांव वालों के पास तालाब के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब हादसे बिल्कुल 0% हो गए। ज़्यादातर लोग इस तालाब की पिछली कहानी भूल गए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे वह ज़्यादा संख्या में मर चुके थे। उनमें से 2 या 3 लोग ही बचे थे जो कि इस तालाब के बारे में जानते थे, लेकिन यह सच्चाई केवल एक कहानी के रूप में देखा जाता था। इस सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता था। जो बड़े बुजुर्ग थे वह अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। गांव के प्रधान की यहाँ शादी थी। गांव प्रधान का नाम नथुराम था। नथुराम की एक लौटती बेटी थी। नथुराम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया। जो कुछ रिश्तेदार शहर में रहा करते थे, जो काफ़ी मालदार भी थे, शादी के 3-4 दिन पहले सारे मेहमान आ चुके थे। शादी का प्रोग्राम अच्छा चल रहा था। उन मेहमानों में 2 लड़के थे, एक का नाम दीपक, दूसरे का नाम सोनू था। ये दोनों लड़के शहर में पले बड़े थे। गांव में आकर गांव की भाषा और रहन सहन देख उनको हंसी आती थी, क्योंकि गांव अक्सर देहाती भाषा ही बोला जाती थी। दीपक की बॉडी काफ़ी अच्छी थी, तो दीपक अपनी बॉडी के गुरूर में रहता, किसी की बात नहीं मानता था। दीपक और सोनू दोनों गांव के बाहर जाते कि गांव कैसा देखते। 2 दिन बीत गए। शादी को सिर्फ 1 दिन शेष बचा था। शादी की तैयारी चल रही थी। दीपक को किसी व्यक्ति ने तालाब के बारे में बताया, उधर न जाने को कहा। दीपक ने यह बात इसलिए टाल दी क्योंकि दीपक समझ रहा था कि गांव के लोग इन्हें डराना चाहते हैं। अगले दिन बारात गांव में आ गई। बारात में 2 बजे तक का टाइम चढ़ चुकी थी। फेरों का इंतजाम चल रहा था।
फेरे सब निपट गए। नथुराम की बेटी विदा होकर चली गई। शाम हो चुकी थी। दीपक और सोनू ने शराब पी और नशे में होकर दीपक ने सोनू से कहा, सोनू चल उस तालाब के पास चलते हैं। नशे में होकर कारण सोनू ने भी हाँ कर दी और बोतल लेकर तालाब के पास चल दी और तालाब के पास जाकर बैठ गए और बोतल खोलकर पैक मारने लगे। दीपक हंस रहा था कि इस तालाब के पास जाने के लिए गांव वाले हमें मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। आधे घंटे तक दीपक और सोनू बैठे रहे। आधे घंटे बाद एक लड़की की पायजेब की आवाज़ सुनाई देने लगी। दीपक ने सोचा कोई लड़की यहाँ पर। दीपक ने सोनू को कहा। वहाँ से उठाए पायजेब की आवाज़ को सुनकर उनका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद वह आवाज़ आना बंद हो गई। रात के समय अकेली लड़की सुनसान जगह पर आई है, इसका मतलब हमारी तो मौज हो गई। दीपक ने सोचा कि लड़की हमसे छुपने की कोशिश करी, लेकिन दीपक और सोनू को यह पता नहीं था कि वह लड़की पायजेब की आवाज़ नहीं, वह छलावे का झांसा है। कुछ देर बाद उन दोनों को पायजेब की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो तालाब के किनारे से आ रही थी। दीपक और सोनू उस आवाज़ के जरिए तालाब के किनारे तक पहुंच गए। उन्हें एक लड़की पानी में खड़ी दिखाई दे रही थी और अपने पास आने का इशारा कर रही थी। दीपक और सोनू ने उन इशारों को देखा तो वो प्रसन्न हो गए और पानी के अंदर जाने लगे। जैसे ही पानी के अंदर गए, वैसे छलावे ने दीपक और सोनू को पानी में डुबाकर उनकी हत्या कर दी। जब सुबह लोगों ने देखा तो दीपक और सोनू घर में मौजूद नहीं थे। घर के सदस्यों ने उन दोनों को तलाशना शुरू कर दिया। सब जगह जब उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। गांव के एक आदमी ने तालाब पर तलाश करने को कहा। जब जाकर देखा तो वह दोनों की लाशें तालाब में गड़ी हुई थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे वो सच था। सबकी समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहें।